नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी भारत। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की जीत को लेकर राजनीतिक प्रतिक्रिया जारी है। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले में जगदीशपुर विधानसभा सीट से बसपा विधायक और संगठन के प्रदेश महामंत्री सुरेश पासी ने हॉर्नबिल टीवी से खास बातचीत में दावा किया है कि बसपा की डबल इंजन सरकार की नीतियां और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सुशासन ने बिहार में एनडीए को बड़ी जीत दिलाई है। सुरेश पासी ने कहा है कि बसपा नेतृत्व और केंद्र राज्य की जन कल्याणकारी योजनाओं पर लोगों का भरोसा लगातार बढ़ रहा है। उन्होंने दावा किया है कि आने वाले वर्षों में बसपा को अन्य राज्यों से भी मजबूत समर्थन मिलेगा। हॉर्नबिल टीवी से बातचीत में पासी ने पश्चिम बंगाल में 2026 में होने वाले विधानसभा चुनाव में बसपा की जीत का दावा किया और साथ ही उन्होंने कहा कि 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भी बसपा को प्रचंड बहुमत मिलने की संभावना है। सुनिए। भाजपा संगठन के प्रदेश महामंत्री सुरेश पासी और वर्तमान में जगदीशपुर विधानसभा से विधायक हैं सुरेश पासी जी, हम उनसे बात करेंगे। सर, बिहार में आपने प्रचार किया था और बिहार में जिस तरह से प्रचंड जीत मिली है एनडीए को, किसी को उम्मीद नहीं थी कि इतनी प्रचंड जीत आएगी। और जिस तरह से विपक्ष बातें कर रहा था पीडीओ को लेकर, क्या लगता है ये जीत का श्रेय किसको देंगे आप? देखिए, हम बिहार में 12 तारीख से 4 तारीख तक रहे। बिहार की जनता ने जो मोदी जी की केंद्र की योजनाएं हैं उसका उनको लाभ मिला है और नीतीश जी का जो सुशासन है, जब वहाँ पर लालू जी की सरकार हुआ करती थी तो उस समय भी बिहार के लोगों ने देखा है और नीतीश जी के समय का भी समय देखा है। वहाँ बहुत परिवर्तन हुआ। वहाँ हम गए तो लोग कहते थे भैया 5 बजे के बाद जो है हर व्यापारी अपना शटर बंद कर देता था और दहशत का माहौल रहता था। आज वो जब इच्छा हो तब दुकान खोलें, जब इच्छा हो तब बंद करें और किसी तरह की कोई उगाही नहीं है। महिलाओं को जो योजनाएं चलाई गई हैं उसका लाभ, चाहे आवास हो, चाहे शौचालय हो, चाहे 10,000 रुपये महिलाओं के खाते में हो, किसानों को किसान सम्मान निधि हो, इसका सबका लाभ लोगों को मिला। जो जन कल्याणकारी नीति थी उसी का नतीजा है कि बिहार में प्रचंड जीत मिली है आपको। और क्या कहेंगे जिस तरह से जो विपक्ष भ्रम फैला रहा था संविधान को लेकर और पीडीए की जो बात कर रहा था, क्या इस चुनाव ने साफ कर दिया है कि पीडीए वाकई में किसके साथ है? देखिए, भ्रम जो है एक बार फैलाया जा सकता है। भ्रम 2024 में इन्होंने फैलाया और उसका इनको लाभ मिला, लेकिन अब जनता समझ गई। जो ये पीडीए की बात करते हैं तो हम भी दलित समाज से आते हैं। जब प्रमोशन में आरक्षण को समाप्त करने का काम तो अखिलेश यादव ने ही किया था, तो अब वो कौन सी पीडीए की बात करते हैं और किस मुंह से बात करते हैं? पीडीए समझ चुका है, पीडीए उनके साथ है नहीं। अच्छा, ठीक है, बिहार में आप जीत चुके हैं। इसके बाद बंगाल का चुनाव है, वेस्ट बंगाल का है, उसके बाद फिर यूपी का 2027 है। आपने माना है, आपने कहा कि जो जन कल्याणकारी की नीति थी, जन कल्याणकारी योजनाएं थी केंद्र की और स्टेट गवर्नमेंट की, डबल इंजन सरकार की, उसका क्या फ़ायदा मिलेगा? बंगाल में भी आप क्या आएंगे और 2027 का क्या रहेगा यूपी में? देखिए, ये लोग एसआईआर का विरोध कर रहे हैं। एसआईआर में वही लोग वोटर लिस्ट से बाहर हो रहे हैं जो जिनकी मृत्यु हो गई है, या जो रोहिंग्या हैं, या जो बांग्लादेशी हैं। और बंगाल में तो काफ़ी संख्या में ये रहते हैं और वोटर लिस्ट में इनका नाम भी है। अभी जब एसआईआर वहाँ प्रारंभ हो गया है, देखना कि वोटर लिस्ट बहुत ही स्वच्छ बनेगी। और बंगाल में भी इस बार हम लोग जैसे बिहार में आए उसी तरह प्रचंड बहुमत से बंगाल में भी आएंगे। इसलिए बंगाल की जनता जो है बहुत परेशान है, त्रस्त है। हत्याएं हो रही हैं, डॉक्टरों की हत्याएं हो रही हैं, ये सब पूरा देश देख रहा है। यूपी का क्या रहेगा 27 में? उत्तर प्रदेश में तो माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी का मॉडल जो है पूरा देश चाहता है। विश्व में कई लोग चाहते हैं कि योगी जैसा हमारे यहाँ राष्ट्रपति हो जाए, मुख्यमंत्री हो जाए। तो योगी जी का मॉडल तो पूरा देश चाहता है, तो उत्तर प्रदेश में तो हम लोग प्रचंड बहुमत से आ ही रहे हैं। देखिए, आपने सुना, आप सुरेश पासी जी हैं, विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी। इनका साफ कहना है कि बिहार हम जीत चुके हैं, पश्चिम बंगाल भी जीतेंगे और 2027 की यूपी की बात करें तो यूपी में भी प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएंगे तीसरी बार भी। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल सैनी के साथ अनुज चौधरी, हॉर्नबिल टीवी, लखनऊ। लखनऊ में आज मत्स्य विकास विभाग की एक महत्वपूर्ण गतिविधि देखने को मिली। उत्तर प्रदेश सरकार में मत्स्य विकास विभाग के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने न्यू लक्ष्मण मेला पार्क, गोमती रिवर फ्रंट
पर 2 लाख मत्स्य बीज का संचय किया और कार्यक्रम के दौरान मत्स्य बीज को गोमती नदी में छोड़ा गया, जिससे नदी में मछली प्रजातियों के संरक्षण और संवर्धन को बढ़ावा मिलेगा। विभाग इसे राज्य की मत्स्य उत्पादन क्षमता बढ़ाने के प्रयासों का हिस्सा मान रहा है। और हॉर्नबिल टीवी से बातचीत में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने बिहार की राजनीति को लेकर भी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि बिहार में डबल इंजन सरकार का काम हो रही है और वह मुख्यमंत्री कौन बनेगा, यह निर्णय केंद्र के शीर्ष नेतृत्व द्वारा लिया जाएगा। इंटरव्यू में उन्होंने कांग्रेस द्वारा लगाए गए वोट चोरी आरोपों सहित कई राजनीतिक मुद्दों पर खुलकर बात रखी। अब आपको सुनवाते हैं उत्तर प्रदेश सरकार के मत्स्य विकास मंत्री डॉक्टर संजय निषाद का पूरा बयान सुनिए। हेलो, कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद जी हैं मेरे साथ में। सर, आज जो है एक मछुआरा समाज के लिए अहम चीज़ करी गई है, 200 मछलियाँ छोड़ी गई। क्या इसका उद्देश्य है किस तरीके से करेंगे? 2 लाख मछलियाँ हर जिले में जीवन रक्षण का प्रोग्राम है। मैंने प्रधानमंत्री को धन्यवाद दूंगा कि एक सोच है कि नदी नाले ये सारे हरे भरे थे, तब देश हरा भरा था। फिर से इस नदी और नालों पर निर्भर रहने वाले लोगों का जो आय का स्रोत उन्हें बढ़ाएगा। ऐसी स्थिति में जीवन रक्षण करके मछली डालकर और जल जीव का स्तर रोजगार के साधन देगा, उन्हें आगे बढ़ाने में होता है। उसमें आज के दिन में लखनऊ की थे पूरे 2 लाख मछलियाँ पड़ी हैं। और उसके बहाने में जाना कि पहले क्या होता है, इससे आप ये बहुत ऐसे जीव हैं हमारा जो अमोनिया नाइट्रोजन है उसे तो नाइट्रोजन ही और प्रोटीन बना देते हैं मछली, तो इससे मछलियों की संख्या बढ़ने से जल में हमारा प्रदूषण कम होगा। सर, बिहार में बीजेपी के शानदार प्रदर्शन के बाद अब कांग्रेस फिर से एक बार जो है वोट चोरी का आरोप लगा रही है और कल एक देशव्यापी प्रदर्शन करने की बात कही है। जो जैसा होता है उसे दूसरे बारे में होता है। चुनाव आयोग एक स्वतंत्र एजेंसी है और इस तरीके का अमर्यादित टिप्पणी करना ठीक है। पढ़े लिखे आदमी, ये देश में विधायिका है, कार्यपालिका, न्यायपालिका है, तो ये चुनाव आयोग एक कार्यपालिका है। अगर कानून बन गया तो उसका कार्य करा रही है। लगता है कि कार्यपालिका गलत हो रही है तो न्यायपालिका जाइए। न्यायपालिका न जाकर ये देश के इस तरीके का अमर्यादित भाषाओं का प्रयोग करना उचित नहीं है। लोग अब तक 70 साल से कांग्रेस की सरकार थी, क्यों नहीं लोगों को रोजगार दिया, क्यों नहीं घर दिया, क्यों नहीं मकान दिया, क्यों नहीं अस्थायी उनका निवास दिया? ये जिम्मेदार तो ये है ना। आज के दिन में हमारी सरकार चाहती है तो कौन ऐसा आदमी मरेगा? भाई देश का कानून है, जो मर गया उसका नाम कट जाए, जो 2 जगह नाम एक जगह हो जाए, जो 18 साल का उसका नाम जुड़ जाए। तो इनके एजेंट क्या कर रहे हैं? तो इसका मतलब यही देश के एजेंट हैं। ये आज कह रहा उनके बूथ एजेंट है नहीं। बूथ एजेंट हो तो 1,500 बूथ पर 1,500 वोटरों बीच में एक एजेंट होता है, एक BLO होता है। तो 1,500 के बीच में इनका कोई आदमी तो चाहिए ना। तो पता चला इनके बाद तो नीचे तो है नहीं, ऊपर से। तो इसलिए आज के दिन में इनका चिल्लाने से कुछ नहीं होना। मोदी हैं तो मुमकिन है, लेकिन देश अनुभवी व्यक्तियों से चलता है। मोदी एक लंबे समय का अनुभव राजनीति का, उनका एक लंबे समय का अनुभव है। आज के दिन में मुख्यमंत्री का एक लंबे समय तक अनुभव है। तो एक नाव की पतवार किसके अनुभवी व्यक्ति रहते तो नाव में लोग बैठेंगे। तो मोदी के हाथ में पतवार है देश की और उनका अनुभव है। वो जो कहते करते उनकी जुबान ही गारंटी है। ऐसी स्थितियों में और इसलिए इंडिया की सरकार लाए वहाँ भी बाहर। नीतीश कुमार ने भी सर जो है इस्तीफा दे दिया। मंत्रिमंडल को लेकर के भी एक चर्चा चल रही है, तो क्या लगता है किस तरीके का मंत्रिमंडल रहेगा? क्योंकि जो बिहार की राजनीति आज हालात आप देख रहे हैं। देखिए, आज के दिन में चुनाव, अब देश का चुनाव मोदी जी के नेतृत्व में लड़ा जा रहा है, अमित शाह जी के प्रबंधन में लड़ा जा रहा है। तो ये 2 लोग तय करें ना कौन मुख्यमंत्री होगा, कौन है। और प्रदेश को भी विकसित करना है तो वहाँ भी एक नेतृत्व चाहिए। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री जी हैं, देखो उत्तर प्रदेश सर्वोत्तम प्रदेश बन जाए। वैसे बिहार का भी एक ऐसा मुख्यमंत्री हो क्योंकि बिहार भी सर्वोत्तम प्रदेश बन जाए। एक आखिरी सवाल रहेगा सर, सऊदी अरब जैसे मक्का मदीना जहाँ से 40 भारतीयों की मौत हो गई है, लापरवाही का आरोप लगा रही है कांग्रेस और साथ ही साथ जो है विपक्ष सीधा कह रहा है कि इसमें सरकार की लापरवाही है। दुबई में आते हैं का तो सारा अलग अलग देश की व्यवस्था है। यही तो होता है कि खेत का गला मार से गला, वही हमारे यहाँ कहावत है। गलती कोई और होगा तो सब किसी और करें। यही बयानबाजी ही इन लोगों की बार आ चुकी है।
ये अनुभवहीनता बताता है कि हमें कौन सा बयान देना चाहिए, कब क्या देना चाहिए, कौन सा मर्यादित है, कौन गैर मर्यादित है, कौन सा देश के भविष्य की तरफ ले जाएगा, कौन खराब करते, इस तरीके से नहीं होना चाहिए। तो डॉक्टर संजय निषाद जी थे, उन्होंने साफ तौर से कहा है कि जो बिहार का चुनाव है उसमें जो प्रदर्शन हुआ है भारतीय जनता पार्टी का, अपने आप में वो विपक्ष के लिए फेलियर और कहीं ना कहीं इसीलिए विपक्ष हमलावर हो रहा है। और साथ ही साथ तमाम मुद्दों को लेकर के उन्होंने कहा है कि जो सऊदी अरब में 40 भारतीयों की मौत हुई है उसको लेकर के भी विपक्ष इस तरीके से हमलावर हो रहा है, ये भी अपने आप में फेलियर है। वीडियो जर्नलिस्ट विजय के साथ अशर असरात, ऑन टीवी। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान को पैन कार्ड के संदिग्ध मामलों में कानूनी झटका मिला है। दोनों के खिलाफ एक मामला 2019 में बसपा विधायक आकाश सक्सेना द्वारा दर्ज किया गया था और इस मामले की सुनवाई अब आगे बढ़ रही है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अब्दुल्ला आजम की याचिका खारिज कर दी है और जिससे उन्होंने 2 पैन कार्ड रखने का खिलाफ चल रही है और आपराधिक कार्रवाई को रोकने की मांग की थी। और सच के अनुसार बसपा एमएलए आकाश सक्सेना ने दिसंबर 2019 में शिकायत दर्ज कराई थी कि अब्दुल्ला आजम ने 2 पैन कार्ड बनाए रखे हैं और अपने चुनावी हल्फनामे में एक पैन नंबर और आयकर रिटर्न में दूसरा नंबर दिखाया गया था। उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 120 बी और 467 और 468, 471 और 420 जैसे गंभीर अपराधों के आरोप है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश का स्थगित किया और जिससे रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में इस मामले की सुनवाई फिलहाल रुकी हुई है। यह आदेश उस हाई कोर्ट फैसले को रोकेगा जो अब्दुल्ला आजम को ट्रायल से बाहर निकालने का पक्ष में हो सकता था। यह एक संवेदनशील मामला है क्योंकि चुनावी हल्फनामे में दिए गए दस्तावेजों और पैन कार्ड के बीच मामूली मतभेद नहीं बल्कि 2 अलग पैन कार्ड रखने का आरोप है जो लोकतांत्रिक प्रतिक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल खड़े कर सकता है। क्या कहेंगे आज फैसला आने वाला कोर्ट के फैसले का इंतजार है। चुप तो जाओ जरा। विधायक जी क्या उम्मीद लग रही है आज आपको? आपने इस मामले में शुरू से न्यायपालिका पर पूरा भरोसा रहा है और जो भी न्यायपालिका निर्णय होगा, जो भी निर्णय होगा हमें स्वीकार होगा। हमें हमेशा यही कहा कि जो न्यायपालिका निर्णय करती है वो बहुत सोच समझ कर और सही करती है। हमें पूरी उम्मीद है कि सत्य की जीत होगी। अच्छा आकाश भाई क्या कहेंगे? आजम खान जब से आए हैं वो बराबर यही कह रहे हैं कि न्यायपालिका पर तो भरोसा है लेकिन वो गलत हो रहा है। अब देखते हैं, आज भी पहले निर्णय आ गया उसके बाद वो तो बस निकल गया वरना साइड हो अरे अंदर मत जाओ, अरे अंदर मत जाओ, बाहर आओ, निकालो नीली टी शर्ट। लखनऊ की सड़कों पर उत्तर प्रदेश सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश अंसारी ने अपने पुराने दिनों की याद में खास्ता पार्टी आयोजित की। केसरबाग स्थित NBVP कार्यालय के बाहर दानिश अंसारी ने पुराने 10 दोस्तों के साथ मटर खास्ते का आनंद लिया और मंत्री ने बताया कि उनके
विद्यार्थी जीवन में जब वे एबीवीपी कार्यालय में रहते थे तब इसी ठेले पर खास्ते खाए जाते थे। उन्होंने कहा है कि आज उनके पुराने साथी और मित्र एकत्रित हुए हैं, इसलिए उन्होंने यहाँ खास्ता खाने का कार्यक्रम रखा और उन्होंने इससे विद्यार्थी जीवन की यादों को ताज़ा करने वाला स्वादिष्ट अनुभव बताया और इस खास्ता पार्टी में मंत्री के व्यक्तिगत जीवन और उनके पुराने दिनों में स्मरणों को सामने लाया। हम लोग यहीं खाते थे यार, यही पूरा जीवन बीत गया सब भाई। मंत्री जी, आप यहाँ पर खस्ते खा रहे हैं रोड पे खड़े होके, विद्यार्थी जीवन में भी यहीं पे खाते थे, क्या इतिहास है यहाँ का, कैसे लगे खस्ते? अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का ये हमारा कार्यालय है। जब हम छात्र जीवन में थे, विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता थे, तो हम लोग यही खस्ते खाया करते थे अपने छात्र जीवन के समय। आज परिषद के कार्यक्रम में हम आए, तमाम परिषद के हमारे जितने साथी हैं यहाँ जुटे थे, तो हम लोगों ने उसी छात्र जीवन की स्मृति को ताज़ा करने के लिए हमने फिर से इसी भाई के यहाँ खस्ते खाने का आज कार्यक्रम रखा है। आप देख सकते हैं सारे तमाम परिषद के कार्यकर्ता भाई यहाँ मौजूद हैं और हम लोग पुराने समय को याद करते हैं, वही स्वादिष्ट खस्ते खा रहे हैं। सऊदी अरब में हुए भीषण हादसे में 42 भारतीय उम्रा यात्रियों के मरे जाने की दुखद खबर ने पूरे देश को स्तंभ कर दिया है और लखनऊ से खबर है कि मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना खालिद राशिद फरंगी मोहल्ली ने इस घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है और मृतकों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की है। मौलाना खालिद राशिद ने कहा है कि यह हादसा सभी के लिए बहुत ही दुखद और संवेदनशील है। उन्होंने परिवारजनों के प्रति सांत्वना व्यक्त की और उनके लिए दुआ करने की अपील की है। उन्होंने इस त्रैसदी को मानव जीवन के अनमोलता की याद दिलाने वाला करार दिया और सभी से मृतकों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करने की अपील की है। मौलाना खालिद राशिद का यह संदेश देश भर में लोगों के बीच सहानुभूति और संवेदनशीलता की भावना को बढ़ा रहा है। बस एक्सीडेंट में जो 42 इंडियंस मरे हैं, उनका इंतकाल हुआ है, उससे हम सबको बहुत ही ज़्यादा सदमा और अफसोस है। और ये हादसा मक्के से मदीने जाते हुए बस में हुआ है, जिसमें कि बच्चे और ख़वातीन और औरतें भी थीं और ये हज़रात उम्रे के मुक़द्दस सफ़र पे गए हुए थे। लिहाजा अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इन तमाम हज़रात की मग़फ़िरत फरमाए और इनके घर वालों को सब्र जमील अता फरमाए। लखनऊ में इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में कृषि विकसित उत्तर प्रदेश कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में डिजिटल एग्रीकल्चर और कृषि में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI के प्रयोग पर चर्चा की गई है। कार्यशाला में यहाँ विचार किया गया है कि किस तरह से कृषि को विकसित किया जाए ताकि भविष्य की कृषि रूपरेखा और अधिक प्रभावी और लाभकारी हो सके। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बताया कि 10 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था में कृषि की हिस्सेदारी बढ़ाई जाएगी और खेती में तकनीक का व्यापक उपयोग होगा। मंत्री ने कहा है कि भविष्य में क्लस्टर वार खेती को बढ़ावा दिया जाएगा और जलवायु परिवर्तन के अनुरूप कृषि को अनुकूलित किया जाएगा। बीज उत्पादन पार्क का निर्माण हो रहा है और जिससे किसानों को बेहतर बीज और तकनीकी मदद मिलेगी। कृषि में AI के प्रयोग से किसानों को क्लाइमेट बदलाव के बारे में पहले से सूचित किया जा सकेगा और उत्पादन को सुरक्षित बनाया जा सकेंगे। यहाँ कार्यशाला किसानों और नीति निर्माताओं के बीच संवाद बढ़ाने और कृषि को तकनीकी रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। ऐसी कामना करते हैं या देवी सर्वभूतेषु ज्ञानरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै। आपकी कर्तव्य युक्ति रहे। सम्मानित सहकारिता मंत्री महोदय, सम्मानित कृषि राज्य मंत्री महोदय, सम्मानित अध्यक्ष उपकार महोदय,
सम्मानित उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम महोदय, सम्मानित आर्थिक सलाहकार माननीय मुख्यमंत्री महोदय, प्रमुख सचिव महोदय, उपायुक्त एवं नाबार्ड से सीजीएम श्री पंकज सर, हमारे सम्मानित अतिथिगण का स्वागत इस कार्यक्रम में और स्वागत आप सबका। ये दीपक न केवल इस सभागार में प्रज्वलित प्रकाशपूर्ण होगा, बल्कि इस कार्यक्रम को जिसे हम 2047 तक पूर्ण करने वाले हैं, उसको 2047 के इस महान लक्ष्य को प्राप्त करने का जो मार्ग होगा, उस पर ये अपनी रोशनी अपनी लोग आराम से मंत्री जी का चेहरा नहीं छुपाएंगे, आराम से। सर, आज बड़ा एक कार्यक्रम हुआ है, तमाम आप लोगों के विभाग के लोग थे, आए थे, क्या संदेश देने के? देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वर्ष 2047 तक भारत को विकसित आत्मनिर्भर भारत बनाए जाने का संकल्प रखा है। उसके भीतर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने विकसित उत्तर प्रदेश, सशक्त उत्तर प्रदेश, सक्षम उत्तर प्रदेश और सर्वोत्तम उत्तर प्रदेश बनाने का लक्ष्य रखा है। और उसमें कृषि विभाग की और सहवर्ती विभागों की महत्वपूर्ण भूमिका है, जो सीधे किसानों के साथ संबंध रखते हैं, उनकी आमदनी को बढ़ाते हुए और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को कैसे सशक्त किया जाए, उसमें उनका बहुत बड़ा रोल है। और इस नाते आज ये महत्वपूर्ण संस्थाओं के द्वारा, कृषि विभाग के द्वारा यह आयोजित, इसमें बहुत सारे देश के महत्वपूर्ण संस्था, ICAR के प्रतिनिधि, हमारे कृषि विश्वविद्यालयों के वाइस चांसलर, कृषि विज्ञान केंद्रों के जो प्रमुख चीफ साइंटिस्ट हैं वो, और साथ साथ में जो प्रगतिशील किसान जिन्होंने सक्सेस स्टोरी है, पद्मश्री किसान हैं, और कृषि उत्पादक संगठन हैं, तथा विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ और उनके सुझावों को लेकर के कि कैसे हम विकसित उत्तर प्रदेश में विकसित कृषि को कैसे कर सकते हैं। और जो उत्तर प्रदेश में 2047 तक 6 ट्रिलियन US$ इकानमी का लक्ष्य आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने रखा है, उसमें उत्तर प्रदेश का कृषि विभाग कैसे 1 ट्रिलियन US$ इकानमी तक पहुंच सकता है, उसके संदर्भ में आज हम सभी वरिष्ठ देश के वैज्ञानिकों, किसान भाइयों और विभिन्न विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों, सबका यह एक समेकित प्रयास से, इसको उनके सुझाव क्या हैं और सबके समेकित प्रयास से हम इस लक्ष्य को पूरा कर सकेंगे। उसके लिए क्या कार्य योजना है, उनके ऊपर विचार विमर्श करते हुए हम आगे का अपना विजन उसके लिए तैयार करेंगे। बिहार में प्रचंड जीत हुई है, सीएम पद के जो शपथ पत्र ग्रहण की जो तैयारियां हैं वो बड़ी तेजी से चल रही है, क्या कहेंगे? ये बहुत अच्छी बात है। वहाँ की जनता ने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली NDA और हमारे वहाँ के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, इन सबको एक प्रचंड बहुमत के साथ विजयी बनाया है। स्वाभाविक है कि चुनाव के पूर्ण होने के बाद सरकार बनाए जाने की तैयारियां होती हैं। मैं आने वाली सरकार को अपनी ओर से शुभकामना देता हूं और 20 वर्षों में NDA का हेडेड वहाँ की जो सरकार रही है आदरणीय नीतीश कुमार जी की, उन्होंने बिहार को एक नया बिहार बनाया है, जिसमें जनता का प्रबल विश्वास बढ़ा है। उस विकास के कार्यों को आगे बढ़ाते हुए बिहार को भी सर्वोत्तम बनाए जाने की दृष्टि से वो प्रयास करेंगे। इसके लिए मैं उनको अपनी ओर से शुभकामनाएं देता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व को मैं बधाई देता हूं कि मध्य प्रदेश से एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है। लगभग 40 करोड़ की लागत से बनी एक सरकारी इमारत में मीटिंग हॉल ही नहीं, जी हां, आपने सही सुना, इस चौंकाने वाले खुलासे के बाद विपक्षी दल कांग्रेस ने सरकार और इंजीनियरों पर तीखे सवाल उठाए हैं। कांग्रेस का आरोप है कि क्या यहां लापरवाही सिर्फ गलती है या मध्य प्रदेश की सरकार और इंजीनियर नशे में काम कर रहे हैं। इससे पहले भी प्रदेश में 90 डिग्री का अजीबो गरीब
ब्रिज बनकर जनता के पैसे की बर्बादी का मामला सामने आ चुका है। अब सवाल यहाँ उठता है कि 40 करोड़ की इस बिल्डिंग में मीटिंग हॉल जैसे सबसे ज़रूरी सुविधा कैसे रह गया? क्या यह सिर्फ इंजीनियरों की लापरवाही है या इसके पीछे राजनीतिक दबाव या कमीशन खोरी का खेल है? सरकार को इस मामले में तुरंत उच्च स्तरीय जांच कर दोषियों पर कार्रवाई करनी चाहिए। जनता अब यहाँ जानने को बेताब है कि क्या इस हॉललेस बिल्डिंग को सुधारा जाएगा या इससे भी इतिहास के अजब गजब कारनामों की सूची में डाल दिया जाएगा। मध्य प्रदेश अजब है, मध्य प्रदेश गजब है, यह कारनामा तो आपने सुना होगा। आज एक और अनोखा कारनामा मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में देखने को मिला है। आज हम बात करेंगे कि यह कारनामा क्या है। जी बताएं। देखिए, जिस तरीके से मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल अजूबों के लिए जाने लगी है, 90 डिग्री गड्ढा, कहीं सड़क धंस रही है। अब आप सोचिए, भ्रष्टाचार और घोटाले की एक और पराकाष्ठा देखने को मिल रही है। ये मध्य प्रदेश के राजधानी भोपाल के नगर निगम की एक नई बिल्डिंग है। 40 करोड़ से भव्य बिल्डिंग बनाई गई है, लेकिन मीटिंग हॉल नहीं है इसमें। और जब ये बात सामने आई तो अब कह रहे हैं कि 10 करोड़ का अलग से बजट लाएंगे और फिर मीटिंग हॉल बनाएंगे। इतनी बड़ी विशालकाय बिल्डिंग में एक मीटिंग हॉल नहीं बना पाए, कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि ये सरकार सोई हुई है। भ्रष्टाचार हमेशा जो है, ये ऐसी चीजें हमेशा मध्य प्रदेश देखिए, हाँ, तो ये बताता है कि ये सरकार क्या कर रही है। क्या भांग के नशे में है कि कौन सा नशा करते हैं इनके लोग जो लेआउट नहीं बना पाते हैं और उसके बाद ये घटनाएं घटती है। 90 डिग्री का टेढ़ा ब्रिज बना देते हैं, कहीं गड्ढे खुद जाते हैं, सड़कों में गड्ढे हो जाते हैं 100 फीट के। और अब ये बताता है कि ये अजूबों का प्रदेश बन चुका है और अजूबों की राजधानी भोपाल बन गई है। तो ये थे हमारे साथ जिन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश में ऐसे अजूबे सिर्फ मध्य प्रदेश में ही होते हैं, जैसे कि लगातार देखने को मिल रहे हैं। हॉर्नबिल टीवी के लिए मैं अमरीश शर्मा, भोपाल। फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा खबरों पर देखते रहे हॉर्नबिल टीवी भारत।